नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि हरियाणा में अंबाला सीट के लिए इतनी गर्मी क्यों नहीं दिख रही है। और गर्मी का सीजन है, सियासी गर्माहट होनी चाहिए। लोकसभा के का उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में यह एक संदेश भी जाना है कि 2024 में किस दशा और दिशा में जाना है। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर कभी रैली कर रही है, कभी सभाएं कर रही है, कभी कुछ कर रही है। बाकी पार्टियां क्या हरियाणा में नहीं है? वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह है, हमारे साथ में ओंकार सिंह है इंडियन नेशनल लोकदल से, और हमारे साथ कांग्रेस से हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। तो मैं शुरुआत सीधे भूपेंद्र जी से करूंगा क्योंकि इनकी पार्टी के एक बड़े नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज वहां एक रैली कर रहे हैं इस संसदीय क्षेत्र में। जब रैली कर रहे हैं, इनके एक सांसद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे उनका निधन हुआ, उसके बाद यह सीट खाली हुई है। कुमारी शैलजा भी कांग्रेस पार्टी की इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। तो ये कांग्रेस और भाजपा के बीच का एक द्वंद्व है और इस द्वंद्व में कहां खड़े हैं, इसी को लेकर के क्या कहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए, हमारे तो जो जून का महीना है वो माननीय मोदी जी के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसमें जन संपर्क के तौर पर हम मना रहे हैं। और उसी जन संपर्क के तहत ये जगाधरी में आज माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जी रैली को संबोधित करेंगे। मैं ये कहता हूं कि लगातार हमारी सभी लोकसभा क्षेत्रों में रैली हो रही है। कोई विशेष तौर पर यमुनानगर की लोकसभा की यमुनानगर जगाधरी में नहीं हो रही, सभी जगह रैली हो रही है। और जो हमारे सरकार ने जितनी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं और जितने कल्याणकारी कार्य किए हैं उनके जन संपर्क का जो काम हमारा 1 महीने से चल रहा है उसके तहत ये रैली है। दूसरी में आपने एक सवाल किया कि बीजेपी तो अपनी तैयारी करती है। बीजेपी तो हमेशा 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहती है कि आज चुनाव हो जाए, चाहे 6 महीने बाद हो जाए, चाहे साल के बाद हो जाए। और दूसरा लोगों की बात भूपेंद्र जी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, भूपेंद्र जी इसलिए कह रहा हूं कि इस संसदीय क्षेत्र में जो है आपकी पार्टी की 5 सीटें हैं तो भाजपा कांग्रेस पार्टी की भी 4 सीटें, यानी बड़ी कड़ा मुकाबला है। इसके बावजूद कांग्रेस नहीं यदि दिखती है तब तो जरूर आपसे सवाल बनेगा कि आप तो तैयार हैं लेकिन वो क्यों नहीं है जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ अंबाला में नहीं, कांग्रेस के पास तो कहीं भी उम्मीदवार ही नहीं है। जब उम्मीदवार नहीं होंगे तो तैयारी किस चीज की करेंगे। और फिर उन्होंने ये मान भी लिया है, क्योंकि मैं इनके प्रवक्ताओं की बात भी सुनता हूँ, इनके जो वर्कर है उनकी भी बात सुनता हूँ कि 2024 में लोकसभा में तो हमारा कुछ नहीं है, हम तो विधानसभा में चुनाव जीतेंगे, विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा सरकार बनाएंगे। तो लोकसभा में तो ये पहले हार मान के बैठे हुए हैं। और मैं ये कहता हूँ पीछे इनके 1-2 उम्मीदवार थे जिनकी जमानत बची थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2.25 लाख से आ रहे थे लेकिन जमानत बच गई थी, वही मैदान छोड़ के भाग गए। वो कहते हैं मैं तो लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा ही नहीं क्योंकि मोदी की लहर है, हम लोग तो मुकाबला नहीं कर सकते। वो चुनाव से पीछे हट गए। तो किसी भी सीट पर मैं कहता हूँ इनके पास एक ही कैंडिडेट नहीं है। जब इनके पास कैंडिडेट नहीं है तो तैयारी कौन करेगा? इसलिए बड़ी इन्होंने बात ये कह मान रहे लिया हैं है। भूपेंद्र जी। दोबारा आता हूं, दूसरे राउंड में आता हूं। वेद जी, आपके पास सवाल लेके आ रहा हूं। 1952 से जब से लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था उस समय से लेके अब तक यह सीट अधिकतर समय कांग्रेस के पास रही। कभी जनसंघ के पास रही, जनता पार्टी के पास भी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास, जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी के पास रही, कांग्रेस के पास रही। एक बार अकेले बहुजन समाज पार्टी जीती नहीं तो सदैव कांग्रेस और भाजपा के चूंकि नाम बदले लेकिन भाजपा ही कहेंगे, तो उस दृष्टिकोण से वो सीट उन तक रही। जब इतनी अच्छी सीट है जिसपे कभी भी बदला जा सकता है, क्यों नहीं आप ताल ठोक रहे हैं? और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इस पर आप बताएं। क्यों खामोशी, चुप्पी क्यों जी? आदरणीय शुक्ला जी, भाई भूपेंद्र गहलावत जी, भाई ओंकार सिंह जी,
और लाइव हिंदुस्तान चर्चा के मेरे सभी दर्शकों भाइयों को नमस्कार। मुझे भाई भूपेंद्र सिंह की बात पर हंसी भी आई और साथ में जो उन्होंने तार्किक ढंग से बात की उस पर मुझे उनकी समझ पर प्रशंसा भी हुई। देखिए, जिस दिन से रतनलाल कटारिया जी का दुखद निधन हुआ था उसी दिन से कई बार इस विषय पर विभिन्न चैनलों पर चर्चा हुई है और मैंने हर बार ये कहा है, मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है कि मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव अंबाला सीट पर उपचुनाव होंगे। आपकी बहस में भी मैंने एक बार ये बात कही थी, ये फिजिबल नहीं है और नहीं होंगे। और मैं आपसे फिर बड़ी अपनी तरफ से कह रहा हूं, पार्टी की तरफ से नहीं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप मेरी बात याद रख लेना, उपचुनाव नहीं होंगे। और जहां तक राजनाथ जी की रैली का प्रश्न है, वो रैली उनके कार्यक्रम के तहत हो रही है। ये उनका जो 18 जून से जो इनकी रैलियां शुरू हुई थी, जो 18 जून से पहले दिन का कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, ये दावे जरूर करते हैं इनकी कमरों में रैलियां और बैठकें दफ्तरों में हुई है, पर 18 जून से लेकर 30 जून तक इन्होंने जितने भी अपनी नुक्कड़ सभाएं, अभी तक तो इनकी नुक्कड़ सभाएं हुई हैं। अब देखते हैं कि भाई अंबाला में रैली होती है या नुक्कड़ सभा होती है, उस पर मैं पूरा अनुमान नहीं लगा सकता। अभी तक इनकी नुक्कड़ सभाएं हुई हैं, ये आखिरी नुक्कड़ सभा है, इनका कार्यक्रम फिर खत्म हो जाएगा। आपने दूसरा, मुझे आश्चर्य है, इतने प्रबुद्ध पत्रकार चंडीगढ़ के पास बैठने के बावजूद भी आप कह रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कोई तैयारी नहीं। नवंबर से लेकर आज तक 3 कार्यक्रम हो चुके हैं बड़ी बड़ी रैलियों के, आपके द्वार के विपक्ष, आपके द्वार के माध्यम से, राहुल गांधी की रैली कार्यक्रम के माध्यम से, दूसरे जनसंपर्क के माध्यम से, 3 तो हमारी बड़ी रैलियां हो चुकी हैं और हमारे रोज कोई न कोई कार्यक्रम रहता है। शैलजा जी के पता नहीं कितने कार्यक्रम हो चुके हैं अंबाला के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हो चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हो चुके हैं, और जो स्थानीय कार्यकर्ता अखबारों और चैनलों में दिखाई नहीं देता है ना, तो इसलिए अब हम तो यहाँ बैठ के अखबार चैनलों, देखिए अखबार चैनलों की स्थिति तो आप जानते हैं। अखबार चैनल के दम पर ही मेरे भाई भूपेंद्र सिंह गहलाव जी उछल उछल कर कह रहे हैं कि कांग्रेस को है ही नहीं, उम्मीदवार नहीं है तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे। और मैं इनको एडवांस रिजल्ट बता देता हूं कि मैं तो सत्य बोलता नहीं, 7 से 8 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे, 2 या 3 ये जीतेंगे। और कोई आश्चर्य नहीं होगा, जिस तरह अंडरकरंट चल रहा है, कांग्रेस ने सुनियोजित ढंग से अपना अभियान चलाया, तो कोई आप आश्चर्य मत करना अजय शुक्ला जी, 10 की 10 लोकसभा सीटें। समस्या तो यही है कि ऐन वक्त पे कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस को हराने लगते हैं। फिर भी हम 8 सीटें जीतेंगे, 7 से 8। मैंने कहा 7 से 8 लोकसभा में सीटें जीतेंगे और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हम 10 की 10 सीट दें। हम शुरू से कह रहे हैं, हम कौन सी 2 नहीं जीतेंगे ये बता दीजिए। मैं चर्चा नहीं करूंगा उस पर, समय आएगा तो चर्चा कर लूंगा मैं, क्योंकि मैं पढ़ बोलना पर नहीं दिखाता, मैं वस्तु स्थिति में बोलता हूं। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और भाजपा का एक प्रवक्ता जी ने चैनल के ऊपर, जब मैंने कहा कि परिस्थितियां मुझे नजर नहीं आ रही, तो वो कह रहे कि कांग्रेस डर रही है इसलिए कह रही है। तो मैंने उसी समय उनको चुनौती दी थी कि अगर भाजपा में दम है तो अंबाला के अंदर चुनाव करवा कर देख ले, अंबाला के अंदर हार होगी और वो हार ही हरियाणा की राजनीति की दिशा तय कर देगी। इसलिए डरकर आप किसी हालत में चुनाव नहीं करवाओगे। और वही बात हो रही है, क्योंकि अब समय ही नहीं है चुनाव करवाने का। अगर चुनाव आयोग चुनाव भी करवाता है, भाजपा रिस्क भी लेती है, तो दिसंबर में होगा चुनाव। जब ये लोग विधानसभाओं के 5 विधानसभाओं के चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे, तो अब आप बताइए, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा, फरवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ना तो चुनाव आयोग इतना मूर्ख है और ना मोदी सरकार इतनी मूर्ख है और न राजनीतिक दल इतने मूर्ख है, सभी यही कहेंगे भाई चुनाव मत करवाओ। तो ये तय है सभी दलों की तरफ से। मैं ये नहीं कह रहा कि अकेले भाजपा डर रही है, सभी दलों की तरफ से जो राजनीतिक हालात हैं उनके चलते अंबाला चुनाव होगा नहीं, होना नहीं है। और ये चलिए दोबारा खत्म कर रहा हूं।
पर मेरा आपसे आग्रह ये मत कहिए हम सक्रिय नहीं है, हम लगातार सक्रिय हैं और हम सक्रियता से जितनी अन्य सीटों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उतनी सक्रियता से अंबाला की भी लड़ाई। चलिए ओंकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओंकार जी से पूछ लेते हैं, इनकी पार्टी जो है मानी जाती है कि हरियाणा की जड़ों की पार्टी है, क्योंकि चौधरी देवीलाल सर्वविदित सर्वमान्य नेता थे, लेकिन आज तक क्यों नहीं ऐसा हुआ कि आप यहां से जीते और आपकी स्थिति क्यों नहीं स्ट्रांग हो पाती है? और क्या इस बार आप लड़ने की स्थिति में हैं? क्योंकि आपके परिवार में बंटवारे के बाद में पार्टी दो जगह चली गई, एक को एक सीट, एक को। मैं आपको शुद्ध कर दूं, आपको थोड़ा सा शुद्ध कर देता हूं। जब बीएसपी जीती थी वो लोक दल के गठबंधन से ही जीती। नहीं, पार्टी नहीं जीती ना, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, बीएसपी की नहीं कर रहा हूं, वो तो गठबंधन की बात आ गई, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पार्टी क्यों नहीं लड़ा पाती है? जी राजीव जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दुखद निधन हुआ कटारिया जी का शोक व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि मैं ये चाहता ही नहीं कहीं उपचुनाव हो, इस वजह से हो कि किसी का निधन हो जाए। दूसरा, अब आपने पूछा हमारी पार्टी के बारे में। देखिए, जब नागराज जी जीते थे तो हमारी पार्टी का गठबंधन ही था। आपकी बात दुरुस्त है कि हम यहां से अकेले नहीं जीत पाए अभी तक। कोशिश की हमने, पिछली बार भी कोशिश की, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी कि पार्टी का विघटन हो गया, टूट गई पार्टी, दो हिस्सों में बट गई, नहीं हमारा ऐसे काम बन सका। लेकिन अब क्योंकि परिवर्तन पद यात्रा चल रही है, अब वो 25 सितंबर को जब समाप्त होगी तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी से गठबंधन हो रहा है, नहीं हो रहा है, महागठबंधन बनेगा नहीं बनेगा। ये 25 सितंबर को क्लियर हो जाएगी पोजीशन, क्योंकि वहां मंच पे कौन कौन से नेता आएंगे ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, मेरे भाई विद्रोह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे भी नहीं लगता कि अंबाला सीट पे उपचुनाव होगा। देखिए, कानून के प्रावधान अनुसार जब भी कोई सीट खाली हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव होना जरूरी है। दूसरा, एक प्रावधान और भी है कि अगर उस सीट खाली होने के और मुखिया चुनाव होने में 1 वर्ष तक का अंतर है तो वो चुनाव नहीं भी करवाती सरकार। लेकिन यहाँ पे दोनों स्थितियां लागू नहीं होती, 6 महीने वाली स्थिति भी लागू नहीं होती, और अभी लोकसभा के आम चुनाव में 1 साल से 10-12 दिन ऊपर का समय। कानूनी अगर प्रावधान देखें तो अंबाला का उपचुनाव होना जरूरी है। और मैं कहता हूं अगर उपचुनाव जो होना जरूरी है संवैधानिक प्रावधानों पे, तो बीजेपी को चुनाव करवाना चाहिए। 6 महीने वाली बात तो स्पष्ट है, लेकिन 1 साल से ऊपर का समय है आम लोकसभा के चुनाव में। ऐसी स्थिति में बीजेपी को उपचुनाव करवाना चाहिए। हार जीत बाद की बात है, संविधान हमारा सर्वोपरि है। संविधान का इज्जत रखना, संविधान का मान सम्मान रखना हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है। कोई पार्टी हारेगी, कोई जीतेगी, जीतना तो एक नहीं है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी मजबूती से लड़ती हैं। अगर महागठबंधन होगा तो महागठबंधन में, नहीं होगा तो इनेलो अपने दम पर। देखिए, कैंडिडेट पिछली बार भी हमारे थे, रामपाल वाल्मीकि जी थे, इस बार भी कैंडिडेट आएंगे, कोई अच्छा कैंडिडेट आएगा। लेकिन जहां तक मुझे सूचना है 25 सितंबर की रैली के बाद कोई ना कोई महागठबंधन की ऐसी स्थिति बनेगी, उसके बाद ही सारे निर्णय लिए जाएंगे। बाकी ये कहना कि इनेलो 2019 में जो कमजोर थी, आज वो स्थिति नहीं है। जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 24 फरवरी से परिवर्तन पद यात्रा शुरू की है, आपको भी पता राजीव जी, आप कितनी इसमें कर चुके हैं डिबेट, जब से शुरू किया तब से जनता का रुझान जिस तरह से। ओंकार जी एक सवाल ले लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में 9 सालों में किसान कल्याण के लिए जितना किया गया भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आपकी पार्टी किसानी की पार्टी है, तो जिस तरीके से वो इसके आंकड़े बताते हैं, उस स्थिति में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से किसानों के हित में इतने पैसे हुए, मतलब फैसले लिए गए, कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने जो है लाखों करोड़ रुपया दिया, तो उस स्थिति में आप बात कर पाएंगे किसानों की या किसी की? जी देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी तो बीजेपी बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन आंकड़ों से किसी का पेट नहीं भरता। राजीव जी, पेट आपका नहीं भरेगा, मेरा नहीं भरेगा, रोटी खाने से ही भरेगा। किसान का पेट भी आंकड़ों से नहीं भरने वाला। किसान का पेट उसको एमएसपी दे के, उसको प्रॉपर मूल्य देकर भरने वाला, रोटी खाएगा उससे।
आज अगर ये कहते हैं हमने किसानों का सबसे ज्यादा काम किया, फिर एक ही प्रश्न है, इतना काम करने के बावजूद किसान सड़कों पर क्यों? बार बार सड़कों पे है। अब भी किसान मानेसर का जो उनकी जमीन अधिग्रहण हुई है 1210 एकड़, उसके मुआवजे के लिए अभी भी किसान सड़कों पर है। तो पिछले 9 साल में किसानों का बेहाल, 9 साल किसान बेहाल। मुझे एक भी दिन ऐसा नजर नहीं आया जब किसी क्षेत्र में कोई किसान धरने पर ना हो। आज भी किसान मुआवजे के लिए धरने पर है। इससे पहले सूरजमुखी की फसल के लिए आपने देखा पूरे भारत में कैसा आंदोलन का रुख गया, कुरुक्षेत्र में जैसे लाठियां बाजेगी पिपली में। तो स्पष्ट है ये सरकार अपनी मनमानी करके कहीं ना कहीं किसानों को दबाना चाहती है। लेकिन किसान एक ऐसा वर्ग है जो हमारा अन्नदाता तो है ही है, हम सब उसका अनुसरण भी करते हैं। वो ना दबने वाला है ना रुकने वाला है। अगर किसान खुश है, ये कहते हैं किसानों को हमने बहुत मुआवजा दिया, किसान तो फिर ये आंदोलन क्यों? ओंकार जी का कहना है किसान न दबने वाला है न झुकने वाला है। वेद जी, आपके पास आता हूं कि भारत सरकार दावा करती है आज तक गन्ना पे इतना अच्छा एमएसपी किसी ने दिया है क्या? गेहूं पे दिया है क्या? और तमाम सारी चीजें कहते हैं, धान पे, दूसरी चीजों पे, और जो तमाम फसलों पे नहीं दिया जाता था उन पे दिया गया। तो साहब इसके बाद में आप लोगों के पास में क्या मुद्दे नहीं है? क्या वजह है, क्या कारण है? जी सर, ये सरकार किस तरह लोगों को बहकाती है और किस तरह ठगती है उसका मैं छोटा सा उदाहरण आपको कल का ही दूंगा। कल मोदी कैबिनेट ने एक फैसला किया कि जो यूरिया खाद है उसकी सब्सिडी के अंदर इन्होंने 3,68,000 करोड़ रुपए मंजूर किए। और ये जो 3,68,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने मंजूर किए हैं ये 3 साल के लिए किए हैं। परंतु मीडिया में ऐसा प्रदर्शित किया गया है कि इन्होंने जैसे इसी वर्ष 3,68,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी हो। ठग है। और जब आप इनका बजट देखोगे तो पूर्व वर्ष की तुलना में खाद सब्सिडियां कम हुई हैं, फर्टिलाइजर की। आपने कहा इन्होंने गेहूं का बहुत भाव दिया। देखिए, हमने जो इनकी वेबसाइट है सरकार की उस, और मैं भाई जी को चुनौती देता हूं अगर मेरा एक भी आंकड़ा गलत हो तो, और ये पुराने आंकड़ों में ना जाए, ये मुझे 2 ही आंकड़े दे दे, प्रतिशत मैं इनको बता दूंगा कि भाई 2014 के अंदर गेहूं का कितना भाव था और आज कितना है, 14 में धान का कितना था, क्योंकि ये तो प्रतिशतों तो जाते नहीं, ये भाव बता दिया आंकड़ों में, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए, आप कह रहे हो कि उन्होंने बहुत बड़ा भाव दिया। हमने धान के ऊपर 10 सालों के अंदर 143% बढ़ाया, इन्होंने 9 साल के अंदर 54% बढ़ाया। हमने गेहूं के ऊपर 10 साल में 126% बढ़ाया, इन्होंने 9 साल में 39% बढ़ाया। हमने सूरजमुखी पर 180%, इन्होंने 80%। हमने गन्ने पर 164%, क्योंकि गन्ने का भाव हरियाणा स्टेट देती है, और इन्होंने केवल 17% दिया है, केवल 17%। हमने अरहर पर 123%। सर वो कहते हैं हमने डबल कर दी है किसान की आमदनी। नहीं, आप मेरी बात तो सुन लो ना सर। हमने मूंग पर 203%, इन्होंने 76%। हमने उड़द पर 209%, इन्होंने 50%। हमने बाजरा पर 142%, इन्होंने 100%। हमने मक्का पे 150%, इन्होंने 60%। हमने ज्वार पर 197, इन्होंने 108%। मैंने जो आंकड़े दिए हैं प्रतिशत में, ये हमसे आधे भी इन्होंने भाव नहीं बढ़ाया, 1/3 तक बढ़ाया है इन्होंने। फिर आप मुझे बताइए इन्होंने डबल कैसे कर दिया। अब मैं उदाहरण छोटा सा दे देता हूं भाई गहलोत जी की सुविधा के लिए। एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल लीजिए। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि परिवार के नाम पर वोट मांगने वाले अपने परिवारों का ही सिर्फ भला करते हैं। आप कोई बात नहीं, और भाजपा जो है सबका भला करती है। उसका भी जवाब दूंगा मैं। आदरणीय गहलोत जी के लिए मैं एक सुविधा के लिए बता रहा हूं, जब हमारी सरकार गई तब गेहूं का भाव 1600 रुपए था, और आज कितना है? 2400 रुपए या 2350, 2450 या 2350 है। मैं थोड़ा माफ करना, हो सकता है मैं गलत हूं, गलती मेरे से हो गई हो। तो अगर मेरा आंकड़ा 146, और हमने जब लिया था, हमने जब सत्ता संभाली थी तब गेहूं का भाव था 590 रुपए, 590। और
हमने 1600 तक ले गए और ये 1600 से लेकर ले गए हैं 2350 के आसपास। तो वो मेरा 46% और 146% का जो मैंने आंकड़ा बताया है ना, तुलना कर लें ये। इसी तरह धान की तुलना कर लें, इसी तरह गन्ने की तुलना कर लें, इसी तरह अन्य फसलों की तुलना कर ले। अगर मेरा एक भी आंकड़ा गलत हो तो ये मेरे को गलत साबित कर दे। ये कह रहे हमने दुगना भाव बढ़ाया, अब ये झूठ बोल रहे हैं। अब इन्होंने दुगना बढ़ा दिया। ये सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपका चलो मैं आपके सवाल पा जाता हूँ। ये कह रहे हैं हम परिवार के लिए करते हैं। भाई जब हमने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया तो क्या किसी एक परिवार का किया था? आपने तो जो 10 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया है और 5 लाख करोड़ रुपए आपने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी है, 15 लाख करोड़, वो तो कुछ परिवारों का है, 100 या 150 परिवारों का किया है आपने, और हमने तो करोड़ों किसानों का किया है। तब आप ये देख लीजिए हमने परिवारवाद किया या आपने परिवारवाद किया। हमारे समय में जो खाद की सब्सिडी थी वो करोड़ों किसानों के लिए थी। हमने कृषि यंत्रों पर, रासायनिक दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं लगा रखी थी। जवाब ले लेने दीजिए, जवाब ले कि भूपेंद्र जी बहुत बड़ा वेद जी ने गिना दिया है कि इतना किसानों के साथ ऐसे हो गया, कांग्रेस ने इतने परसेंट किया, आपने तो आपका परसेंटेज बहुत कम है। ओमकार जी, आप कनेक्शन कट गया था आपका, ओमकार जी ने भी कमोबेश इसी तरह से बताया। तो जब सब चीजें बता रहे हैं तो क्या यही वजह है कि आपके पास इनको गिनाने के लिए नहीं, इसलिए आप या यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आ रहे हैं, या कोई और वजह है, क्या है जी? देखिए, विद्रोही जी की तरह मैं कागजों की बात तो करता नहीं। कागजों में इन्होंने क्या लिखा है कि नहीं लिखा है, मैं तो जो प्रैक्टिकल और धरातल की बात है उस पर बात करना चाहता हूँ। इन्होंने भाव इतने बढ़ाए, ये बढ़ाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी भी सूरजमुखी का एक भी दाना अपने एमएसपी पर खरीदा? कभी सरसों का दाना एक भी एमएसपी पर खरीदा? कभी जो किसान का गेहूं खराब हो जाता था या पीला पड़ जाता था या कटा हुआ होता था, क्या आपने उसको एमएसपी पर खरीदा? हमारी सरकार ने, मैं धरातल की बात कर रहा हूँ, कटा फटा गला सड़ा जो भी था उसको हमने पूरी एमएसपी देने पर पूरा एमएसपी पे खरीदा और 48 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट करने की बात की। दूसरी में सूरजमुखी पे आपकी भी सरकारें हैं, राजस्थान में है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की भी है, वहां क्या भाव मिल रहा है, हम क्या भाव दे रहे हैं। सरसों का एक दाना आपने कभी एमएसपी पर खरीदा ही नहीं, हम सारा खरीद रहे हैं। और 181 करोड़ रुपए मई के महीने में सब किसानों के खाते में डालने का काम हमने किया। अब देखो कागजों में तुम क्या लिख रहे हो, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता मैं। और दूसरा, इन्होंने जब इनकी सरकार थी 9.5 साल में 1000 करोड़ रुपए देने का, 1100 करोड़ रुपए का देने का काम किया। हमने 12,000 करोड़ रुपए देने का काम किसानों को खराबे के लिए, जो खराबा था उस पर किया। आप ये पता नहीं कहां से ये विद्रोही जी ये कागज उठा लाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। या तो ये सारी धोखाधड़ी लोगों से, किसानों से करते हैं, तो किसानों को कागजों की। अरे सुनो विद्रोही जी पहले सुन लो, विद्रोही जी पहले सुन लो। नहीं, बीच में नहीं, मैं नहीं बोला आपके बीच में नहीं। दूसरा, हमने 6,000 रुपए किसान निधि योजना के लिए दिए थे, इन्होंने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। अरे भैया, उन बातों की चर्चा आप क्यों नहीं करते? आज किसान, देश का किसान आज खुशहाल है, हम तो किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं होने देते। और जो ये ढिंडोरा पीटते हैं, मैं इनकी बात ये आगे कहेंगे, मैं वो भी बता देता हूँ कि किसान इतने साल सड़कों पर रहे, इतने दिन सड़कों पर रहे, इतने किसानों का ये हुआ, आपने किसानों के साथ ये किया। वो किसान तो बैठे ही नहीं थे, ये तो दीपेंद्र हुड्डा कुछ लोगों को लेके, जैसे अभी ये पहलवानों के साथ जा बैठे थे, ऐसे ही वहां बैठे थे। और उसके बाद किसान आंदोलन के बाद जो चुनाव हुए 5 स्टेटों में, 4 स्टेटों में तो हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी आई। और सबसे नजदीक जिसका ये ज्यादा चर्चा करते थे, उत्तर प्रदेश की, वहां 403 सीटें थी। कांग्रेस का खाता तो एक पर भी नहीं खुला, 397 सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। कमाल करते हो आप। किसान बिल्कुल बहकावे में नहीं आते, किसानों को पता है कि आपकी कौन सरकार आपकी असली सरकार है, कौन आपकी मदद करती है। हमारे सारे किसान हमारे जो नीति है उससे प्रभावित हो रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। एक वो चुड़ूनी घूमता था वहां, बोला इसको
टिकट घूमता था कि इनको वोट मत दो, बीजेपी को हराओ। और मैं कहता हूँ टिकट जिस गांव का रहने वाला है, जिस वोट पर उसकी वोट है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और जो चडूनी ने कितने कैंडिडेट खड़े किए थे, आप लोग सारे जोर लगा रहे थे, कहीं भी 1000 वोट भी उसके उम्मीदवार को नहीं मिली। सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और कांग्रेस तो एक भी स्टेट में नहीं जीती। और मैं तो ये कहता हूँ जमानतें जब्त हो गई। आप अगर कांग्रेस ने इतनी अच्छी नीति की होती, इतनी अच्छी बात की होती, तो कांग्रेस की सरकार बनती। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को सब अच्छा, एक सवाल जोड़ लीजिए भूपेंद्र जी। किस तरह से इन्होंने जमीनें लूटी किसानों की, नोटिस दिया और फिर अपने आदमियों के नाम एग्रीमेंट बिल्डरों के नाम करा दिया, फिर वो नोटिस वापस ले लिया। आज जमानत पर हो आप। आपने किसानों के साथ कितनी बेहूदगी की है, आप सारे किसान जानते हैं। आपने क्या किया, खर्ची पर्ची लेके नौकरी दी, 14 लिस्ट आपकी कैंसिल हो गई, 15 लिस्ट आपकी संदिग्ध मान ली। चलिए भूपेंद्र जी एक सवाल ले लीजिए। तो इसका मतलब जो अपना विषय है कि अंबाला में यही कारण है कि कांग्रेस और दूसरे दलों में चुप्पी साधे हुए हैं, वो नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं आपकी तरह से डंका बजाने की। मैं ये कहता हूं कांग्रेस तो कहीं भी नहीं कर रही। और मैं नहीं कह रहा, ये बड़ी बड़ी ढींग हाँकते हैं कि हमारा हाथ से हाथ जोड़ो हुआ, हमारा विपक्ष द्वार हुआ। किरण चौधरी ने स्पष्ट कहा, या तो ये कहते किरण चौधरी इनकी पार्टी की नेता नहीं है, ये 3-4 हजार लोग किलोई हल्के के लेके ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा सारे हरियाणा में घूमता रहता है, कहीं जाके उसको कहता है विपक्ष आपके द्वार। आदमी इनके साथ है नहीं। या तो ये कोई एजुकेशन किसी का भी चल रहा हो, ये घूमते फिरते हैं, आंदोलन जीवी बन गए आजकल। ये जो भी एजुकेशन है उसी में जाके दीपेंद्र हुड्डा और हमारे विद्रोही जी जाके बैठ जाते हैं। इन्होंने आज तक कोई अपना एजुकेशन किया? इसने आज तक कोई किसानों की भलाई के लिए कोई लड़ाई लड़ी? ये तो सिर्फ ये इनके कहने से 10 आदमी तो इकट्ठे नहीं होते। और मैं और सुन लो, जिसका ये ज्यादा गुणगान करते हैं, 2005 से लेकर के आज तक अगर एक भी चुनाव कांग्रेस जीती हो तो 2005 में भूपेंद्र हुड्डा को नेतृत्व मिला था, उससे पहले भजन लाल जी के नेतृत्व में जरूर सीटें आई थी। उनका क्या हाल कर दिया कांग्रेस पार्टी का। और मैं ये कहता हूं चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिला परिषद, नगर परिषद, ये भाग रहे हैं, कहीं भी इनको चुनाव नहीं लड़ रहे और ये लगातार चुनाव हारते रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप कहाँ 8-10 सीटों की 7-8 सीट जीतने की बात करते हो? अगर एक भी सीट, मैं रोहतक की सीट पर भी, मैं सोनीपत की सीट पर भी दाव लगाने को तैयार हूं। जमानतें जब्त होगी और आपके बड़ी पास बात है भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र जी समय की सीमा इसलिए और भी जवाब ले लें कि भूपेंद्र जी जो कह रहे हैं कि एक भी सीट आप जीतने की स्थिति में नहीं हो। तो वेद जी आपके पास बाद में आऊंगा, पहले ओमकार जी का कमेंट ले लूं। ओमकार जी, आपको भी लगता है कि भूपेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं? देखिए शुक्ला जी, सबसे पहली बात तो भूपेंद्र जी ने कही कि जो किसान सड़कों पर बैठे थे 13 महीने, जो 750 से अधिक किसान शहीद हुए, वो किसान ही नहीं थे। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर वो किसान ही नहीं थे तो कृषि बिल किसके करके वापस किए? किसके कहने पे? क्या आंदोलन जीवियों के कहने पे तुमने कृषि बिल वापस कर दिए? क्या तुम्हारी सरकार इतनी कमजोर है? रखा था, आपने बका के बिठा रखा था, इसलिए वापस। चलो, हम किसानों का बुरा नहीं चाहते थे, हम अपना बैक आउट करने में हमने कोई बेइज्जत महसूस नहीं किया, हमने तो किसानों की देखी कि आप लोग बगा। चलो मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपके समय में नहीं बोला, मुझे अपना जवाब देने दीजिए। इसका मतलब आपकी सरकार इतनी कमजोर है कि कुछ लोग धरने पर बैठ जाएं और आप पूरे देश के कृषि बिल वापस ले जाओगे और मोदी जी को माफी मांगनी पड़ जाएगी। किससे मांगी थी माफी? मोदी जी ने किसानों से मांगी थी या आंदोलन जीवियों से मांगी थी? किससे मांगी थी माफी? क्यों उनके साथ समझौता किया था? दूसरा, जब आप बार बार उन किसान प्रतिनिधियों से समझौता कर रहे थे तो आप क्या उन आंदोलन जीवियों से समझौता कर रहे थे? इतने कमजोर हो आप कि मात्र कुछ आंदोलन जीवी सड़क पर बैठ जाएं और आपको झुका दें, आपकी सरकार को झुका दें। वैसे तो आप भारत को विश्व गुरु बनाने को चले हो, वैसे तो आप कहते हैं भारत के सबसे शक्तिमान हमारे प्रधानमंत्री हैं। चलो मैं भी मानता हूं शक्तिमान है, लेकिन क्या मात्र कुछ आंदोलन जीवियों के कारण वो माफी मांग लेंगे? ऐसा मेरा मानना नहीं है। वो किसान ही थे। आप अपनी स्टेटमेंट को दुरुस्त कीजिए। आपने कहा था, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 2022 तक, प्रत्येक व्यक्ति 2022 तक उसका अपना घर में नल में जल होगा।
तो आप ये बता दिए क्या वो नल और वो जल है? घर तो नहीं है। नल और जल क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए लग गया? वो भी नहीं लगा। देखिए 2022 तक किसान की आय दुगनी तो क्या करनी थी, उसके खर्चे दुगने से ऊपर हो गए हैं। खाद, बीज, तेल, जो चीज उसकी लगती है, केमिकल जितने भी लगते हैं, वो सारों के खर्चे आज डबल से ज्यादा हैं। आप उठा के देख लीजिए। लेकिन आमदन दुगनी नहीं हुई। आमदन पर आपने कट लगाने की कोशिश करी। आपने कहा था जब 3 कृषि बिल वापस हुए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था एमएसपी पर गारंटी के लिए कमेटी बनेगी। क्या बनी? क्या उनके पर्चे वापस हुए? ये सारी चीजें सरकार की विश्वसनीयता के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप क्या सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हो कि ओंकार जी आखिरी कमेंट वेद जी का लेके मैं खत्म करूं, क्योंकि समय की सीमा है। वेद जी, आपके ऊपर भूपेंद्र जी ने पूरा गुस्सा उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा नाराज कांग्रेस से ही है और कांग्रेस ने बड़ा धोखा कर दिया उनकी नजर में। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में उन्होंने कह दिया 2 आदमी नहीं है, बाप बेटे ही बस चल रहे हैं जी। और किरण चौधरी ने कितनी, एक और सवाल जोड़ लिए, किरण चौधरी ने कितने हाथ से हाथ जोड़ो कर लिए, कितने क्या किए, कितनी रैलियां कर ली जी। शुक्ल जी, भाई भूपेंद्र जी को पता है कि कांग्रेस ही इनको हरा रही, हमारा इनका सीधा मुकाबला है और ये हर जगह हार रहे, इसलिए हताशा में कह रहे हैं मुझे कोई बात नहीं, भाई को अपनी हताशा निकाल लेने दो। मैं छोटी सी बात कहूंगा, मेरे भाई भूपेंद्र जी को मैं वर्षों से जानता हूं और मैं तो इनकी तरह कहूंगा नहीं ये नकली किसान है, ये किसान है, मैं तो मानता हूं। और मैंने छोटी सी बात पूछी थी, ये 3 फसल तो इनके यहाँ होती है, इनके खेत में भी होती है, गेहूं की फसल होती है, धान की होती है, गन्ने का होती है। ये 3 फसलों के भाव बता देते कि भाई 14 के अंदर ये भाव था और हमने इतना दे दिया, क्योंकि इनके पास बताने कुछ है नहीं। इन्होंने कह दिया कि भाई हमने 1000 करोड़ रुपए दिए और हमने 12,000 करोड़ दिए। अरे भाई आपका दुर्भाग्य, अब ये भगवान जो है ना आपके कहने से बरसता ना मेरे कहने से बरसता। अब लगातार 5 साल हरियाणा के अंदर जो ये अपनी रबी फसल है और खरीफ फसल है, ऐन मौके पर लगातार 5 साल फसल खराब हो रही है। इसमें हम क्या करें? हमारे समय नहीं हुई, आपके समय हो गई। और आपने कहा हमने 181 करोड़ रुपया दे दिया। आज इन्होंने क्या ठगी की किसानों के साथ। चलिए वो आप बता चुके हैं, उसका जवाब दीजिए। एक लाइन इनके सामने नहीं बताई, एक लाइन सर। 2,63,000 किसानों की 17.14 लाख एकड़ जमीन थी, इन्होंने 67,000 किसानों को 2.9 लाख एकड़ जमीन में देके निपटा दिया, लूट गए किसान को और बीमा कंपनियों का घर भर दिया। अब ये कह रहे हैं कि किरण चौधरी का आपने सवाल पूछा, किरण चौधरी ने पूरे भिवानी के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया और भिवानी से बाहर भी जहां उनका प्रभाव क्षेत्र वहां भी चलाया। अब पार्टियां, भाई इनकी नुक्कड़ सभाएं होती जिसमें हमारा क्या कसूर है? आपकी तो सरकार है, आपके जितने आप अपने पन्ना प्रमुख और भैया वो बूथ प्रमुख बताते हो, उतने भी लोग आपकी सभाओं में नहीं आते। भैया हमारा क्या कसूर है? हमारी सभाएं में खूब आ रहे हैं। अब हमारी सभाओं को तो आप ये कह दोगे कि भाई ये तो पूरे हरियाणा से इकट्ठे कर लिए। अरे आप क्या, आप अपने जिले के पन्ना प्रमुख ही भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे, आप हार रहे हैं। हताशा और निराशा में ये पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कहे जा रहे हैं। परिवारवाद में आप भरे पड़े। हरियाणा के अंदर राव वीरेंद्र क्या है? तो इसका मतलब ये है, वेद जी बस ये वेद जी चूंकि समय मेरा खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ इतना सा सवाल है कि भाजपा तो कह रही है कि वो लड़ने के लिए तैयार है अम्बाला में, यदि चुनाव हुआ तो वो ठोक के लड़ेगी। आप कहाँ हैं? आप लड़ेंगे? हमने तो, और आपके पास है लड़ने के लिए कोई? हमने तो चुनौती दी है सर, हम तो चुनौती दे रहे हैं, हम पहले दिन से चुनौती दे रहे हैं कि है भाजपा के लोगों, दम है, हिम्मत है और तुम्हें अपने मोदी खट्टर पर विश्वास है तो अम्बाला में चुनाव करवा कर दिखा दो, हम तुम्हें हराएंगे और तुम्हारी राजनीतिक हैसियत हरियाणा में क्या है। चलिए तो वेद जी जो है चुनौती दे रहे हैं भाजपा को और भाजपा रैलियां करके बता रही है कि वो तैयार है। तो अब ये स्थिति है, इंडियन नेशनल लोकदल किसानों को लेकर के और दूसरी चीजों को लेकर के अपनी बात कर रही है। तो सारे लोग आकर के एक जगह एक मत है
कि किसानों के लिए, सब समाज के लिए सब कुछ होना चाहिए, इसकी लड़ाई है। लेकिन अंबाला में चुनाव होगा नहीं होगा, अंबाला की चुप्पी एक रहस्य बन गई है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।